Good morning, students. I am राजेश सिंह फ्रॉम इन्वेंटर क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला लेक्चर देखेंगे। पहले लेक्चर में हम लोग कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज किया जाएगा, ये बेसिक बातों को आज सीखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th क्लास का पहला चैप्टर है और ये इम्पोर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नीट के एग्ज़ाम के थ्रू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एज वेल एज बोर्ड के एग्ज़ाम के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग किसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोग ये कहेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ना, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसके अंदर हम लोग चार्ज का बिहेवियर और प्रॉपर्टी उस समय पढ़ेंगे जब वो रेस्ट में होगा। तो इसको ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ स्टैटिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यदि यहीं पे बात करें कि चार्ज जब मोशन में होगा तो उसकी प्रॉपर्टी को जो डिस्कस करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जैसे इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये सब पार्ट आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज की वजह से दो चार्ज के बीच में फोर्स, कूलॉम्स फोर्स, चार्ज की वजह से उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटर, ये सब जो पार्ट है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है। अब जैसे ही हम लोग बात किए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक चार्ज का प्रॉपर्टी। तो स्टैटिक चार्ज में सबसे पहले बात आती है कि चार्ज क्या होता है। हाँ, चार्ज क्या होता है। तो देखो बच्चों, जो चार्ज है ना, किसी भी मटेरियल या पार्टिकल का वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या तो प्रोड्यूस करता है या एक्सपीरियंस करता है जब हम लोग एक्सटर्नल फील्ड में उसको रखते हैं। तो इसको ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए मटेरियल और पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है या एक्सपीरियंस करता है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब सारी चीज़ें आएंगी। अब कुछ ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है बच्चों, ये होता है निगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह यदि हम लोग प्रोटॉन की बात करें, फंडामेंटल पार्टिकल है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज की बात करें हम लोग, तो इस पे इतना ही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल होता है। अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो होता है +2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, एलिमेंट्री चार्ज के टर्म्स में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यही है कि चार्ज का डिफिनीशन आपको बोर्ड में लिखने के लिए पूछा जाए तो क्या लिखेंगे। तो चार्ज किसी भी मटेरियल या पार्टिकल का वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है या एक्सपीरियंस करता है जब एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है। क्लियर? आई थिंक इतना क्लियर हो गया। तो चार्ज की डिफिनीशन को थोड़ा फोकस करेंगे आप लोग। अब इसके बाद आता है कि टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज कितने तरह का होता है? तो चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। अब एक बात यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा आपको कि देखो बच्चों, चार्ज जो है ना, सिर्फ दो लोग होल्ड करते हैं। चार्ज को होल्ड करने वाला एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है और इस चार्ज को हम लोग E से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। इसी तरह चार्ज ऑन प्रोटॉन की बात किया जाए तो इसके ऊपर +E होता है। अब किसी भी मटेरियल के अंदर उसके ऊपर चार्ज इस बात पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या में कौन ज़्यादा है। यदि किसी भी बॉडी के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल है तो उस बॉडी के ऊपर चार्ज नहीं होगा, वो न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी होगी, उसके ऊपर कोई भी चार्ज अपीयर नहीं होगा। लेकिन यदि कोई बॉडी है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है और प्रोटॉन की संख्या कम है,
तो उसके ऊपर निगेटिवली चार्ज अपीयर होगा। इसी तरह यदि कोई बॉडी है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है और प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, तो उस पर पॉजिटिवली चार्ज अपीयर होगा। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि यदि किसी भी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी, और यदि इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा तो उस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा तो निगेटिवली चार्ज होगा। तो ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी गेट निगेटिवली चार्ज, और ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी गेट पॉजिटिवली चार्ज। तो किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज आना ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में डिफरेंस है या इक्वल है। यदि उसके ऊपर इक्वल होगा तो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी। क्लियर बात समझ में आया? ये सब और आगे डिस्कस करेंगे हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में, बट फंडामेंटली इतना जानिए कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आना इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में डिफरेंस होना। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। जैसे अब आगे हम लोग बात करें कि यूनिट ऑफ चार्ज क्या क्या होगा। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा, तो देखो बच्चों, चार्ज की यूनिट जो एसआई यूनिट होती है वो कूलम होती है। एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। और सीजीएस यूनिट होती है ईएसयू। सीजीएस यूनिट ऑफ द चार्ज इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू होता है। और यदि हम बात करें कि 1 कूलम कितने ईएसयू के बराबर होता है, तो 3 × 10⁹ ईएसयू के बराबर होता है। थोड़ा इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। सीजीएस यूनिट इन जनरल कम यूज होती है तो बच्चे याद नहीं रख पाते हैं, तो ये बात ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ईएसयू। इसके अलावा भी हम लोग चार्ज की अलग अलग यूनिट यूज करते हैं, जैसे हम लोग मिली कूलम, 1 मिली कूलम, 1 मिली कूलम का मतलब 10⁻³ कूलम। 1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम मतलब 10⁻6 कूलम। इसी तरह नैनो की बात कर लें तो 1 नैनो कूलम इट मीन 10⁻9 कूलम। तो ये सब यूनिट इन जनरल हम लोग जनरल लाइफ में यूज करते हैं। अब यदि डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ चार्ज का, तो हम लोग को पता है कि जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो डेराइव्ड क्वांटिटी, ये डेराइव्ड क्वांटिटी होती है। देखिए यहाँ पे लिखा है चार्ज इज ए डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो चार्ज आया कहाँ से? तो यदि करंट का डिफिनीशन आप देखो तो ये होता है एवरेज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो Q बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? IT। अब यदि डायमेंशन ऑफ Q हम लोग लिखना चाहते हैं तो डायमेंशन ऑफ I × T लिखना पड़ेगा। अब I का डायमेंशन होता है A और टाइम का होता है T। तो यदि डायमेंशन ऑफ Q लिखें तो ये AT आएगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग m के फॉर्म में लिखें तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, a की पावर 1। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हम लोगों ने बात किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच ऑफ वो फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बिहेवियर पढ़ेंगे जब चार्ज रेस्ट में होगा। अब चार्ज का डिफिनीशन हमने क्या बताया, तो किसी भी मटेरियल या पार्टिकल का वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसके वजह से वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट या तो प्रोड्यूस करता है या तो एक्सपीरियंस करता है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। चार्ज 2 टाइप का होगा, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। कोई भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आएगी? जब उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? डिफिशियंसी होगी। और कोई भी बॉडी के ऊपर निगेटिवली चार्ज कब आएगा? जब उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा, मतलब उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के कंपेयर में ज़्यादा होगा। उसके बाद हम लोग बात किए कि यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा, तो एसआई यूनिट चार्ज का क्या होता है? कूलम होता है। और सीजीएस यूनिट ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और 1 ESU और कूलम में रिलेशन जो है 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। बच्चों आप लोग इसको घबराना नहीं है, वीडियो पॉज कर करके जो भी डिफिनीशन है उसको कॉपी कर लेना है। और ये बात ध्यान रखना है कि एक एक प्रॉपर्टी इसकी इंपॉर्टेंट है, ये डिफिनीशन सब इंपॉर्टेंट है जो आगे चल के आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जो होता है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। इसका क्या मतलब हो गया? स्केलर क्वांटिटी का मीनिंग क्या हो गया कि यदि किसी बॉडी के ऊपर हम लोग चार्ज देते जाएं, कभी पॉजिटिव चार्ज दें कभी निगेटिव चार्ज दें, तो उसमें हम लोग चार्ज को सिर्फ
एल्जेब्रिक सम करते जाना है, प्लस माइनस ऐड करते जाना है, कोई वेक्टर सम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। मान लो कि कोई बॉडी हमारे ऊपर है और इस बॉडी अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या है, 0 है। अभी मैंने इस बॉडी को +2 कूलम चार्ज दे दिया, देन अगेन इसके ऊपर मैंने -4 कूलम चार्ज दे दिया, तो अब मैं पूछूंगा कि इसके ऊपर कितना नेट चार्ज है। तो इसमें सिंपल इसका एल्जेब्रिक सम करना है, तो पहले चार्ज बॉडी के ऊपर 0 था, फिर आया +2 कूलम, फिर आया -4 कूलम, तो अल्टीमेटली ये हो गया -2 कूलम। कहने का मतलब है कि जब किसी भी बॉडी को आप चार्ज देते जाते हो तो बॉडी के ऊपर नेट चार्ज जो होता है ना, वो एल्जेब्रिक सम होता है। इसी बात को और भी हम लोग तरीके से देख सकते हैं। अब अगला पॉइंट आता है, सेकेंड नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो है कि चार्ज ट्रांसफरेबल है। चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो सकता है। इसके पीछे मेन रीजन जो है वो ये है कि चार्ज दो लोगों के पास है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। एक है इलेक्ट्रॉन जो निगेटिवली चार्ज होल्ड करता है, दूसरा है प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज होल्ड करता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज। प्रोटॉन है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन करने के लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की कंडीशन होती है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होती। और इलेक्ट्रॉन को किसी भी कंडक्टर से निकालने के लिए बहुत इजी प्रोसेस हैं जो आगे चल के हम बताएंगे। इलेक्ट्रॉन को किसी भी मटेरियल से निकालना आसान है। तो इन जनरल चार्ज का जो ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, वो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि यदि कोई भी बॉडी है और उससे इलेक्ट्रॉन आप हटाओगे, वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता जाएगा। यदि किसी बॉडी के ऊपर आप इलेक्ट्रॉन देते जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन और ऐड करते जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन ऐड करते जा रहे हो, तो उस बॉडी के ऊपर निगेटिवली चार्ज आएगा। और चार्ज की एक खास प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ अपने आप मूव करता है जब पॉजिटिवली चार्ज हो, और निगेटिवली चार्ज इसका उल्टा होता है। निगेटिवली चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। अब यदि कोई बॉडी ऐसे रखे हो जिस बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, और दो बॉडी को ऐसे रखा जाए जो दोनों का पोटेंशियल में डिफरेंस है, तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने लगेगा। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का मतलब कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला वहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आने लगेगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ पे निगेटिवली चार्ज होगा। यदि हम कोई दो बॉडी ले लें और दोनों बॉडी का हम देखें कि मान लीजिए कि ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, लेट एज्यूम, मान लो इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हाई पोटेंशियल पे होगा। अब आगे चल के हम लोग को पता चलेगा कि किसी भी बॉडी का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ये सब इसी चैप्टर में आगे की चीज़ें हैं। बट अभी ये मानो कि इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये हाई पोटेंशियल पे है, और ये जो दूसरी बॉडी है इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो ये लो पोटेंशियल पे होगी। अब यदि इनको हम लोग कनेक्ट कर दें किसी भी थ्रू कंडक्टिंग वायर, या इनको कांटेक्ट में ला जाए, तो जैसे इनको कांटेक्ट में लाओगे तो ये है हाई पोटेंशियल और ये है लो पोटेंशियल, तो यहाँ पे फ्री चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन उसका मूवमेंट होगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर निगेटिवली चार्ज है वो कहाँ से कहाँ अपने आप मूव करता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। फिर से मेंशन करता हूँ, पॉजिटिव चार्ज जो होता है अपने आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाता है, लेकिन जो निगेटिव चार्ज होता है उसके उल्टा करता है, वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाता है। तो यहाँ पे लो पोटेंशियल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है वो भागेगा इधर। अब जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुआ तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज घटेगा और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा, निगेटिव चार्ज बढ़ेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अब जो कमी थी इलेक्ट्रॉन की उसको भरपाई करने लगा, भरपाई करते करते यदि वो एक्सेस होने लगेगा तो पूरी बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस था, वो घटते घटते यदि प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा तो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगी, और कम हो जाएगा तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी। और ये फ्लो कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों बॉडी का पोटेंशियल
सेम ना हो जाए, इस बात को ध्यान रखिए। तो ये दो कंडक्टिंग बॉडी को यदि आप कांटेक्ट में लाते हैं तो उनके बीच में चार्ज का फ्लो जब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों बॉडी सेम पोटेंशियल पे ना आ जाए। अब यहाँ पे एक दो बात को हम लोग को समझ लेना होगा कि यदि हम लोग दो आइडेंटिकल बॉडी लें और उनको काफ़ी दूर रख दें, अलग अलग पोटेंशियल पे अलग अलग चार्ज हो, और उनको किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू यदि कांटेक्ट में लाएंगे तो उनमें भी चार्ज का फ्लो होगा। क्योंकि बॉडी क्या है कि आइडेंटिकल है, तो उनका सेम पोटेंशियल तभी होगा जब दोनों पे चार्ज एक समान होगा, मतलब दोनों पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये कहीं कहीं आपको ज़रूरत की चीज़ है जो आपको आएगा कि दो आइडेंटिकल बॉडी है और उनको कांटेक्ट में लाओगे तो दोनों पे फाइनल चार्ज सेम आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये प्रॉपर्टी पहली हुई कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा उसको सिंपल अलजेब्रिक सम करते चले जाना है। और चार्ज ट्रांसफरेबल है, मतलब बॉडी दो बॉडी को कांटेक्ट में लाओगे तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर होगा। ये बात हमेशा ध्यान देना कि जब दो आइडेंटिकल बॉडी है और एक बॉडी के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज है और एक बॉडी के ऊपर निगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जिस बॉडी के ऊपर निगेटिव चार्ज है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन के का मास होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का मास भी होगा, मतलब उस बॉडी का मास ज़्यादा होगा। तो यदि दो आइडेंटिकल बॉडी हैं तो उसमें जिस बॉडी के ऊपर निगेटिवली चार्ज होगा उसका मास ज़्यादा होगा, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ध्यान रहे आइडेंटिकल बॉडी होनी चाहिए। क्लियर बात समझ में आया बच्चों? अब तीसरा नंबर की प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं कि चार्ज इज कंजर्व्ड। देखो बच्चों, चार्ज को न तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं न तो चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, चार्ज कंजर्व्ड होता है। अब कोई भी बॉडी है यदि वो आइसोलेटेड है, कोई बॉडी आइसोलेटेड है जिसका कहीं और से कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन नहीं है इसका मतलब बाहर से न तो चार्ज आ सकता है न बाहर चार्ज जा सकता है, तो उस बॉडी के ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का जो सम होगा वो कांस्टेंट रहेगा। आगे चल के अलग अलग कंडीशन में आप देखोगे कि जब किसी चार्ज बॉडी के पास में दूसरा चार्ज बॉडी लाते हैं, उसके कांटेक्ट में नहीं लाते हैं, उसके आसपास लाते हैं, तो जो सेम टाइप के चार्ज होंगे वो रिपल करेंगे, अपोजिट अट्रैक्ट करेंगे। इसके वजह से बॉडी के कुछ पार्ट पे निगेटिव चार्ज अपीयर होगा, कुछ पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा, लेकिन अभी भी उस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज का जो सम होगा वो वही होगा जो पहले था, मतलब चार्ज कंजर्व्ड रहेगा। तो सिंपल भाषा में आप कह सकते हो कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज हमेशा बॉडी के ऊपर क्या रहता है, बॉडी के ऊपर यह चार्ज कंजर्व रहता है। क्लियर बात समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला प्रॉपर्टी जो देखा जाए कि चार्ज क्वांटाइज होता है, तो मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन क्या होता है इसको पहले समझना जरूरी है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है, एक सिंपल भाषा में हम लोग समझे। अब इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे इसी क्लासरूम की बात करें कि इस क्लासरूम में बच्चों की संख्या कितनी है, तो बच्चों की जो संख्या होगी वो हमेशा इंटीजर में आएगी। अब कोई ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी क्लास के अंदर 25.3 बच्चे 25.3 स्टूडेंट्स है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। या तो 25 स्टूडेंट होंगे या 26 होंगे, या तो 25 बच्चे होंगे या तो 26 बच्चे होंगे। क्लियर बात समझ में आया? अब इसको मैं लाता हूं यहां पे, कोई भी बॉडी यदि है, कोई भी बॉडी और उसके ऊपर यदि चार्ज है तो वो चार्ज हमेशा एन ई के टर्म्स में लिखा जा सकता है, जहां एन बिलोंग करेगा एक पॉजिटिव नंबर को और ई होता है एलिमेंट्री चार्ज जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यदि बॉडी के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है तो Q बराबर प्लस एन ई लेना, और यदि निगेटिवली चार्ज है तो Q बराबर माइनस एन ई लेना। अब ये आया कैसे, क्यों ऐसा कहा गया, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो इसके बारे में समझने के लिए मैं आपको फिर से वो बेसिक बात पे जाता हूँ कि चार्ज कितने लोगों के पास है। तो चार्ज को होल्ड करने वाले दो लोग हैं, एक है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या है, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज। अब मान जाओ कोई बॉडी है जिसके अंदर 10 प्रोटॉन है और उस बॉडी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब
कि उस बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज 10e है और निगेटिवली चार्ज -10e। तो Q नेट कितना होगा बच्चों? 0। अभी बताए थे कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज देते जाओगे तो एल्जेब्रिक सम करते जाओगे। अब अगला इसी का एग्जांपल लेते हैं कि उसके अंदर यदि 10 प्रोटॉन ही रह जाए लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या घट के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। यदि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो क्या होगा? प्रोटॉन की वजह से 10e चार्ज और इलेक्ट्रॉन की वजह से -8e चार्ज। तो ऑफ बॉडी के ऊपर नेट चार्ज देखा जाए तो ये आएगा 2e। यदि इसी का और बात करें कि प्रोटॉन की संख्या 10 प्रोटॉन ही रहे लेकिन उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 13 इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्या होने वाला है? प्रोटॉन की वजह से 10e पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन की वजह से -13e निगेटिवली चार्ज। तो ओवरऑल जो नेट चार्ज ऑन बॉडी होगा वो -3e होगा, Q नेट इज -3e। अब यहां ध्यान से देखो, हो क्या रहा है? वो ये रहा है ना कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या का डिफरेंस है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के का जो डिफरेंस है वो तो हमेशा इंटीजर ही आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंटीजर में होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंटीजर में होगा। तो दो इंटीजर का डिफरेंस तो इंटीजर आएगा। इसीलिए किसी भी चार्ज को आप Q बराबर n के टर्म में लिख सकते। क्लियर बात समझ में आया? क्योंकि ये n बताता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में कितना डिफरेंस है, वहां इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है या इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। क्लियर बात समझ में आया? तो चार्ज क्वांटाइज होता है। अब मान जाओ इस पे एक एग्जांपल यदि हम लोग बात करें कि a body get 1 coulomb negative charge, then find the number of excess electron in body। क्वेश्चन ऐसा है बच्चों कि एक बॉडी है जिसके ऊपर 1 कूलॉम निगेटिव चार्ज है। ऑब्वियस है, निगेटिव चार्ज है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होगा। तो उस बॉडी पे कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है ये फाइंड करना है। तो चलो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन है। यदि मान लो कि किसी बॉडी के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होता, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या में डिफरेंस 1 होता है, इलेक्ट्रॉन 1 ज्यादा होता, तो उस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना आता? -e। 2 इलेक्ट्रॉन होता तो 2e, 3 इलेक्ट्रॉन होता 3e और n इलेक्ट्रॉन होता तो ne। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो चार्ज आएगा वो ne होगा, डेट इज इक्वल टू -1 कूलॉम। तो यहाँ से n इक्वल टू 1/e, e की वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। इसको यदि हम लोग करें तो 10 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर अब 18 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू पावर इतना। अब ये नंबर थोड़ा याद भी रखिएगा कि यदि 1 कूलॉम किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आता है 1 कूलॉम, यदि निगेटिव है तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे और यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो वो संख्या कितनी होगी? 10 की पावर 18, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ये बात को ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगा। ठीक है, चलिए और हम लोग प्रॉपर्टी में चलते हैं। तो ये चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज होता है। एक दो बातें जो रिसेंटली अभी आई है कि कुछ ऐसे भी पार्टिकल मिले हैं जिनके ऊपर चार्ज की जो वैल्यू है वो e/3 प्लस माइनस या 2e/3 होता है। ऐसा अभी जस्ट आया है। बट खास बात होती है कि ये जो पार्टिकल हैं वो अनस्टेबल हैं, उनकी लाइफ टाइम बहुत कम होती है, ये स्टेबल चार्ज नहीं है। और इन पार्टिकल को क्वार्क बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? क्वार्क।
अब चूंकि ये स्टेबल नहीं है तो इनको हम लोग क्वांटम चार्ज नहीं मानते, मतलब ये मिनिमम चार्ज नहीं माना जाता। अभी भी जो मिनिमम चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज है अभी भी ई को ही मानते हैं, डेट इज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है बच्चों, तो ये चीज को थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि कोई लोग आपसे पूछ सकते हैं कि क्या कुछ ऐसे भी चार्ज हैं जिनके ऊपर, कुछ ऐसे भी पार्टिकल हैं जिनके ऊपर चार्ज की वैल्यू E/3 या 2E/3 होता है, तो आप बताना कि हाँ सर होता है, उनको क्वार्क बोलते हैं, बट उनका जो लाइफ टाइम है ना वो बहुत कम है, वो स्टेबल नहीं है, इसलिए उनको आप एज ए फंडामेंटल या एलिमेंट्री चार्ज कंसिडर नहीं कर सकते हो, या क्वांटम चार्ज उनको नहीं बोल सकते हो। चलिए अगला पॉइंट है कि जब दो सिमिलर चार्ज होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मान जाओ कि ये पॉजिटिव चार्ज है Q1, ये भी पॉजिटिव चार्ज है Q2, तो इनके बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो रिपल्सिव नेचर का होगा, ये एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। यदि ये दोनों पॉजिटिव के बजाय दोनों निगेटिव हो जाए, दोनों निगेटिव हो जाए, अगेन इनके बीच जो कूलॉम्स फोर्स लगने वाला है वो रिपल्सिव नेचर का होगा। सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, बट यही यदि एक चार्ज पॉजिटिव हो जाए और दूसरा चार्ज निगेटिव हो जाए तो ये अपोजिट है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा। ये बात को ध्यान रखिएगा, सिमिलर चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है और अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं हम लोग। अब ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो चार्ज है रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में भी आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अब जैसे रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट किसको बोलते हैं, जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड ना करे तो ऐसे को हम लोग कहते हैं इनवेरिएंट। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी, ये होता है mv, और यदि आप स्पीड की वैल्यू बदलते जाओ तो लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बदलता जाए। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², स्पीड बदलोगे ये बदलेगा, तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं कि ये वेरिएंट है, इसका मैग्नीट्यूड स्पीड के साथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ बदलेगा। क्या आपको पता है मास भी वेरिएंट होता है? आप कहोगे नहीं सर, हम तो 11th में जो चीज पढ़े उसमें तो मास हम लोग फिक्स रखते थे, किसी बॉडी का मास तो कभी बदले नहीं। बट आपको ये बात जान के आश्चर्य नहीं होना चाहिए, मास भी वेरिएंट। यहाँ पे एक फार्मूला होता है, m बराबर m0 डिवाइड बाई रूट के अंदर 1 माइनस v²/c², जहां पे m0 है मास एट रेस्ट और m है मास एट स्पीड v, और बाकी v स्पीड ऑफ मास है, c स्पीड ऑफ लाइट है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। आप कहोगे कि सर तो ऐसा हमको सर पहले क्यों नहीं बताया? पहले तो हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, जहां भी हम लोग पढ़ाई किए मास को फिक्स मान के चले। देखो बेटा, जब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स और वर्क पावर एनर्जी में मास का जो स्पीड ले रहे थे 10 मीटर से 15 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर ऐसा हो रहा था, तो ये मीटर पर सेकेंड में था, और यहाँ पे था 10 की पावर 8। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10 टू पावर 8। तो यदि हम लोग कहें कि 100 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 3 × 10 टू पावर 8, या 10 की पावर -6, और 10 की पावर -6 कंपेयर टू 1 माइनस 10 की पावर -6, नियरली ये 1 ही होगा। इसलिए
जब हम लोग किसी भी पार्टिकल का स्पीड 100, 200 ऐसे लेते हैं तो उस समय मास में जो मास उसका चेंज हुआ, रेस्ट मास और मूविंग मास में जो चेंजिंग आया उसको कंसीडर नहीं करते। लेकिन यदि आप स्पीड बहुत ज़्यादा कर दो तो उसका मास बहुत बढ़ेगा। ये आगे चल के हम लोग यूज करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। फिलहाल इतना ये बात को आप ध्यान रखो कि मास जो भी होता है ना, मास इज द वेरिएंट, वो वेरिएंट है। लेकिन जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो इनवेरिएंट है। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को रेस्ट पे रखो या उसको जिस बॉडी पे चार्ज है उसको मोशन में ला दो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द रिलेटिवली इनवेरिएंट। ठीक है बच्चों, चलिए यही सब बातों को यहाँ लिखा गया है, आप नोट कर लीजिएगा, पॉज करके इस बात को देख लीजिएगा। और अंतिम प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज को यदि रेस्ट में रखे हो तो वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। चार्ज रेस्ट में होगा तो क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा, जब चार्ज क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा, तो ये इन दोनों के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करेगा। ये सब चीजें आगे चल के हम लोग यूज करते चले जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिर्फ फील्ड की बात करेंगे क्योंकि चार्ज रेस्ट पे रहेगा। जब डायनेमिक्स में आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे क्योंकि चार्ज जब मोशन में आएगा, यूनिफॉर्म मोशन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और जब एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करेगा। तो जब मॉडर्न फिजिक्स से पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला लेसन चैप्टर हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये चीज को हम लोग यूज करेंगे। और एक प्रॉपर्टी और है चार्ज की कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज हमेशा मास के साथ जुड़ा हुआ होगा। जहां पे चार्ज है वहां पे मास निश्चित रूप से। अब कहो क्यों, ऐसा क्यों है? तो भाई उसका रीजन सिंपल है कि चार्ज को होल्ड करने वाले दो ही लोग हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक दूसरा प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन के पास पॉजिटिवली चार्ज। जहां पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पे निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, प्रोटॉन होगा। अब प्रोटॉन होगा तो प्रोटॉन का मास होगा। इसी तरह यदि नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी तो इलेक्ट्रॉन होगा, निश्चित रूप से एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यदि बाय द वे वहां प्रोटॉन ना हो तो इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा, तो इलेक्ट्रॉन का मास होगा। अब दूसरी बात, ये संभव है कि कोई ऐसा पार्टिकल हो जिसपे चार्ज ना हो लेकिन मास हो। उसका एग्जाम्पल है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें मास होता है लेकिन चार्ज नहीं होता है। क्लियर है बच्चों? अब फोटोन जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, हालांकि वो पार्टिकल नहीं है, वो वेव है। रेस्ट में उसका मास 0 होता है, लेकिन जब वो मोशन में आता है, स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, तो उसके पास मास आता है। तो उसमें मास रहता है लेकिन उसके अंदर चार्ज नहीं होता। तो एक बार हम जितना किए उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद आज की क्लास खत्म करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोगों ने कहा कि ये ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद बिहेवियर एंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग डिफाइन किए चार्ज की डिफिनीशन। चार्ज क्या होता है? तो चार्ज क्या है बच्चों? तो चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल अ पार्टिकल ड्यू टू व्हिच इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट व्हेन प्लेस इन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि चार्ज कितने टाइप का होता है? तो चार्ज 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। उसके बाद यूनिट की बात की है तो एसआई यूनिट कूलॉम, सीजीएस यूनिट ईएसयू। सीजीएस यूनिट क्या बच्चों? ईएसयू। और 1 कूलॉम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। याद रखिएगा इस बात को, अक्सर करके ये भूल जाता है। कूलॉम बहुत आप यूज करते हैं, आगे चल के चैप्टर में इस बात को बार बार यूज करेंगे, लेकिन सीजीएस यूनिट यूज नहीं होती है तो ये दिमाग में नहीं रहता, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। देन
हम लोग बात किए थे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो चार्ज की प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग देखें कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी, उसके बाद चार्ज ट्रांसफरेबल है, चार्ज कंजर्व्ड है, चार्ज क्वांटाइज है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें कि चार्ज मास के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, चार्ज इनवेरिएंट है, चार्ज यदि रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यदि वो मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और यदि चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करेगा। तो बच्चों आप लोग एक काम करना कि इस वीडियो को पॉज करके एक एक डिफिनीशन को नोट डाउन कर लेना, और प्रॉपर्टी ऑफ जो भी चार्ज है इसको थोड़ा सा रिमेंबर कर लेना। खास करके ये बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उसमें कूलॉम्स फोर्स जो है दो चार्ज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलॉम्स लॉ से निकाला जाता है, उसके क्वेश्चंस ज़्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है चार्ज की प्रॉपर्टी और चार्ज का डिफिनेशन। तो चलो बच्चों, थैंक यू, ओके बाय।